Hello my dear friends, this is Preeti Rao and you are welcome back to my channel Commerce Net Express। My dear friends, आज का सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम करेंगे यूपी टीजीटी 2016 का ओल्ड पेपर सोल्व करेंगे, कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे, एनालाइज करेंगे और साथ में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको भी क्लियर करते हुए चलेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपका भी सब्जेक्ट कॉमर्स है और आप भी किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो फिर एचटेट हो, डीएसएसबी हो, केवीएस हो, एनवीएस या फिर किसी भी अदर स्टेट का टीचिंग एग्जाम टीजीटी या पीजीटी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो आप मेरे चैनल से जुड़कर बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। माय फ्रेंड्स, एज यू कैन सी ये कॉमर्स का पेपर है, तो हम दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर जो टॉप के 60 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग के 1 to 60 इस सेशन में कर लेंगे, इस वाले पार्ट में, और 60 टू नेक्स्ट जो भी हैं 122 120 तक वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी नहीं होगी हमारी वीडियो। सो माय डियर फ्रेंड्स, एज यू कैन सी क्वेश्चन फर्स्ट, लेट मी टेक अनदर कलर। ओके, द बेस्ट मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स of an article is, question is asking, एक ऐसी वस्तु की बिक्री बढ़ाने का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा हो सकता है? एग्जीबिशन से बढ़ा सकते हो, फेयर से, एडवर्टाइजमेंट से, या नन ऑफ दी से। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, इंक्रीज तो इनसे भी कर सकते हो, लेकिन जो ज़्यादा पहुंच, जो ज़्यादा आप अपने कस्टमर को ज़्यादा रीच कर सकते हो वो एडवर्टाइजमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज प्रोपेगेटेड बाय, जो हमारा उद्देश्यों के द्वारा प्रबंधन सिद्धांत है, ये किसने दिया था? माय डियर फ्रेंड्स, ये किसने दिया था? एमबीओ। सेकंड का होगा पीटर एफ ड्रकर। ओके, डी। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। थर्ड इज आस्किंग, एन ऑडिटर मेक्स एफर्ट टू डिटेक्ट मेनली फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रॉड। देखिए, जो हमारा ऑडिटर होता है उसका काम क्या होता है? वेरीफाई करना डॉक्यूमेंट्स को, जितने फ्रॉड्स हुए या एरर हुए उनको रेक्टिफाई करना। तो कौन? एडिटर का काम होता है। तो इसमें कह रहा है क्या क्या वो डिटेक्ट करता है, ये पूछ रहा है। फर्स्ट, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द गुड्स, फ्रॉड्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आई होप आपको आंसर मिल गया होगा, दैट इज अ डी। ये सभी काम किसके होते हैं? जो फंक्शंस होते हैं ऑडिटर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दैट इज फोर्थ, विच one of the following is not a social evil of money। क्वेश्चन इज आस्किंग कि मुद्रा की सामाजिक बुराई इनमें से कौन सी नहीं है? फर्स्ट इज ट्रेड साइकिल, डेफिनेटली वो तो नहीं है। ओके, फ्रॉड, डेफिनेटली हमारे जो फ्रॉड होते हैं किससे? मनी से, मर्डर्स भी होते हैं मनी की वजह से, और करप्शन भी होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज फर्स्ट, ट्रेड साइकिल। क्वेश्चन फिफ्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। डिस्पर्जन का कौन सा मेजर इनमें से नहीं है? डिस्पर्जन क्या होता है? ये एक तरह से एक स्टैटिकल आपकी टर्म है जो स्टैटिक्स में यूज की जाती है, और इसमें हम डिस्क्राइब करते हैं साइज, मतलब उसकी किसी भी आबादी की या फिर किसी भी नंबर की उसका फैलाव कितना है। ठीक है, तो डिस्पर्जन इनमें से, देखिए जो डिस्पर्जन है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेथड भी हो सकता है, इसका मेजर किया जा सकता है, मीन डेविएशन से भी, रेंज से, लेकिन स्क्यूनेस इसका नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ए। नेक्स्ट इज, दैट इज अ सिक्स्थ, इन इंडिया लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट इज कॉल्ड। काफी लड्डू क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आस्किंग इज, भारत में अंतिम ऋणदाता कौन होता है? तो डेफिनेटली बैंकों का बैंक कौन है हमारा इंडिया में? दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इससे हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो भी आरबीआई के पास जाती है, नाबार्ड को अगर पैसे की जरूरत है वो भी किसके पास जाती है? आरबीआई के पास, या फिर किसी अदर कमर्शियल बैंक की भी रिक्वायरमेंट होती है तो किसके पास जाता है? आरबीआई, क्योंकि हमारा सेंट्रल बैंक है। नेक्स्ट इज सेवंथ, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया इज रिप्लेस्ड बाय, जो हमारा 2015 में प्लानिंग कमीशन किससे रिप्लेस कर दिया गया था? वो कर दिया गया था नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग से। नीति आयोग क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में आया था। इसके अंदर पॉलिसीज बनाई जाती है। जो हमारा थिंक टैंक होता है इंडिया का, वो पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है कि अपने देश को कैसे डेवलप किया जाए। जो प्लानिंग कमीशन था वो किससे रिप्लेस कर दिया गया है 2015 में? नीति आयोग से। और इसके जो चेयरमैन है वो कौन है? नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट इज 8, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा में बी। हमारा क्लासिफिकेशन जो हम डाटा का करते हैं वो किस पे बेसिस पे कर सकते हैं? ज्योग्राफिकली कर सकते हैं, क्वांटिटेटिव कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं। सो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी। मीन्स आंकड़ों का वर्गीकरण हम ज्योग्राफिकली भी कर सकते हैं, क्वालिटेटिव भी कर सकते हैं और मात्रात्मक भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th। माय डियर फ्रेंड्स, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है और आप इजीली सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एनालाइज करना होगा कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम करे जा रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप किसी भी अदर स्टेट के कोई भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी हमारे पास प्लेलिस्ट है। इसके अंदर मैंने ऑलमोस्ट KVS के, DSSB के, इसके अलावा HTET के मैंने ओल्ड पेपर सोल्व करा रखे हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है जिनको क्लियर किया है MCQs के साथ साथ। तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर अच्छे से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस फॉर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। क्वेश्चन इज आस्किंग कि वो कौन सा आधार होता है जिस पर तलपट तैयार किया जाता है? जर्नल से, लेजर से, कैश बुक से, या डी बैलेंस शीट से? तो माय डियर फ्रेंड, ट्रायल बैलेंस सबसे पहले हम क्या करते हैं? जर्नल एंट्रीज करते हैं, है ना। जर्नल एंट्रीज के बाद क्या आता है? लेजर आता है, जिसमें हम क्लासीफाई करते हैं किसको? एंट्रीज को। उसके बाद क्या बनता है? ट्रायल बैलेंस बनता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। दैट इज अ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th। सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट ऑल्टरनेटिव इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग में। क्वेश्चन इज आस्किंग, सर्वोत्तम विकल्प का चयन महत्वपूर्ण चरण है। जब आप कोई ऑल्टरनेट है उसको, कोई मीन्स आपके पास 5 ऑल्टरनेट्स हैं और उसमें से आपको एक चूज करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? डेफिनेटली आप डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, है ना। कि आपने कोई 5 आपके पास प्रोजेक्ट है, उनमें से एक को आपको लेना है, तो आप यहाँ पे डिसीजन ले रहे हो कि आपको ये बेस्ट ऑल्टरनेट लगता है, आप इसी को चूज करेंगे। तो ये किसका होता है पार्ट? कौन सा स्टेप है ये? डिसीजन मेकिंग का। दैट इज बी। नेक्स्ट इज 11th। हाउथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स वॉज कंडक्टेड बाय। जो हाथरॉन स्टडी थी वो किसने की थी? एल्टन मायो ने, एलिजाबेथ मायो ने, एजेन मायो ने, या फिर जॉर्ज मायो ने? माय डिफरेंस ए। राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। एल्टन मेयो ने ये हाउथ्रोन स्टडी की थी। नेक्स्ट इज 12th। अंडर वाउचिंग, जो वाउचिंग होता है उसमें क्या चेक किया जाता है? अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो वाउचिंग क्या होता है? वाउचिंग का मतलब है आप वेरीफाई कर रहे हो डॉक्यूमेंट्स का, जो भी आपके पास मान लीजिए डेबिट या फिर क्रेडिट नोट्स आए हैं, रिसीट आए हैं, कोई भी पेमेंट की है, तो उनको आप चेक करते हो, है ना। तो ये किससे रिलेटेड होता है? ये आपके होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? 12 का ए। CIF क्या है यहाँ पर? द फुल फॉर्म ऑफ CIF क्या है यहाँ पे? ये इंटरनेशनल ट्रेड का एक टर्म है जिसका फुल फॉर्म होती है कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। राइट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। कोऑर्डिनेशन क्या इन्वॉल्व करता है? फोरकास्टिंग, यूनिटी ऑफ पर्पस, सिलेक्शन ऑफ स्टाफ, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव? तो माय डिफरेंस, जब कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन आपकी प्लानिंग हो और या फिर ऑर्गेनाइजेशन हो, डायरेक्टिंग हो, सभी में यूज की जाती है एज एसेंस। तो इसका मकसद क्या होता है? कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप जो आप ऑब्जेक्टिव लेके चल रहे हो उसके अंदर जो भी स्टेप्स ले रहे हो उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दैट इज राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 15। एवरी कंपनी हैज टू फाइल विद रजिस्ट्रार ए कॉपी ऑफ। कहते हैं जो कंपनीज होती हैं उनको मस्ट इंपॉर्टेंट होता है रजिस्ट्रार को एक कॉपी देना। किसकी? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की, प्रोस्पेक्टस की, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या फिर नन ऑफ दिस? तो माय डियर फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन क्या होगा इसका? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये तो मस्ट इंपॉर्टेंट है। पार्षद सीमा नियम, ये तो देना ही देना होता है ना।
जस्ट होल्ड ऑन। क्वेश्चन 16, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट इज, जो हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है वो कैसा अकाउंट होता है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा क्या एक लाइबिलिटी है जो हमें पे करनी होती है, और इसको किस में दिखाते हैं? लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट होता है? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है। जैसे आपका आउटस्टैंडिंग रेंट है, सैलरी है, तो ये किस में आते हैं? आपकी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो ये किस में हो गया? आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 17, which of the following statement is true in relation to Indian agriculture? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो ट्रू है किसके रिगार्डिंग में? इंडियन एग्रीकल्चर की रिगार्डिंग में। लेबर प्रोडक्टिविटी इज लो इन एग्रीकल्चर, हमारे इंडिया में लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है एग्रीकल्चर में, क्या ये सही है? लैंड होल्डिंग साइज इज बिग, देखो सभी के पास होल्डिंग साइज ज़्यादा नहीं है। गवर्नमेंट प्रोड्यूसेस द होल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, नहीं, गवर्नमेंट नहीं करती, ये प्राइवेट हाथों में होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए, कि जो हमारी इंडिया है, इंडिया में क्या होता है, हमारे जो, क्योंकि एग्रीकल्चर जो सेक्टर उसके अंदर ज़्यादा टेक्नोलॉजीज नहीं आई है, ज़्यादा इनोवेशंस नहीं हो, दैट इज़ वाई हमारी जो इंडिया की प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर में वो काफ़ी कम है, लो है। नेक्स्ट इज 18, एडवर्टाइजिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड, जो हम एडवर्टाइज करते हैं उसके अंदर हमारा क्या ऑब्जेक्टिव नहीं होता है? डू नॉट इंक्लूड इन्फॉर्मिंग कंज्यूमर, यस हम करते हैं इन्फॉर्म कंज्यूमर को। चेंजिंग एटीट्यूड, उनका इंटरेस्ट, उनका एटीट्यूड अपने प्रोडक्ट के मतलब अपने फेवर में करना चाहते हैं तो उनका एटीट्यूड भी चेंज करना की कोशिश की जाती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मेकिंग एंटरटेनमेंट, ये मकसद नहीं होता किसी भी कंपनी का कि आप ओनली कंज्यूमर को एंटरटेन कर रहे हो, दैट इज नॉट द ट्रू। तो राइट ऑप्शन डी, हम डेवलपिंग करते हैं अवेयरनेस, चेकिंग चेंज करते हैं एटीट्यूड कस्टमर का, और इन्फॉर्म भी करते हैं मैसेज को। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 19, जर्नल इज अ बुक ऑफ, जो हमारी जर्नल होती है वो कैसा बुक होती है? फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, डेट वाइज एंट्री, ऑल ऑफ द अबव। राइट ऑप्शन इज डी, काफी लड्डू क्वेश्चन है। जर्नल हमारी बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री होती है, ओरिजिनल एंट्री होती है, और डेट वाइज हम क्रोनिकली इसको रिकॉर्ड करते हैं। क्वेश्चन 20, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, प्रोडक्शन, वेट ईटीसी इज नोन एज, जब हम आय, उत्पादन, भार आदि पर आधारित वर्गीकरण करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कॉन्टिन्यूस क्लासिफिकेशन, या क्वालिटेटिव। देखिए हमारी किससे क्वांटिटी से रिलेटेड है? क्वांटिटी मीन्स जो डाटा हमारे पास नंबर्स में होता है, जिनको हम नंबर में मेजर कर सकते हैं इजीली, तो वो किससे रिलेटेड होती है? मात्रात्मक में, ठीक है। क्या है हमारी? ये मात्रात्मक। राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन 21, द पार्टनर्स ऑफ अ रजिस्टर्ड फर्म कैन बी फाइल अ सूट, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, अगर वो फर्म, जो कोई पार्टनरशिप फर्म है वो रजिस्टर्ड है, वो क्या कर सकते हैं? उनको क्या बेनिफिट हो सकता है? वो क्या कर सकते हैं? किसके अगेंस्ट फाइल सूट कर सकते हैं? मीन्स वाद प्रस्तुत कर सकते हैं, दैट इज अगेंस्ट द फर्म, अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका बेनिफिट कंपनी को, पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराने का बेनिफिट यही है, मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स है, लेकिन इनमें से ये भी है कि वो किसी के अगेंस्ट सूट कर सकती है, शू कर सकती है कोर्ट में, है ना। अगर कोई फ्रॉड होता है या कुछ भी होता है ऐसा, तो किसके लॉ का हेल्प ले सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट इज क्रेडिटेड टू। क्वेश्चन इज आस्किंग कि जब न्यू पार्टनर आता है, एडमिशन लेता है किसी भी पार्टनरशिप फर्म में, तो जो वैल्यू ऑफ एसेट होती है किससे क्रेडिट की जाती है? पेंडल अकाउंट से, एसेट अकाउंट से, ओल्ड पार्टनरशिप अकाउंट से, या रीवैल्यूएशन अकाउंट से? देखिए माय डिफरेंस, जब पार्टनरशिप फर्म है उसके अंदर कोई भी चेंज आता है, चाहे कोई न्यू पार्टनर एडमिट कर रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है, या फिर जस्ट होल्ड ऑन, चाहे वो मीन्स
कोई भी चेंज आता है उनके रेशियो में, चाहे रिटायरमेंट हो रही है या किसी पार्टनर की डेथ हो गई हो, तो उसमें कोई भी चेंज आता है तो एक जो वैल्यू है फर्म की वो रीवैल्यू की जाती है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। क्वेश्चन 23, दैट इज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ पर्सन पर। जनसंख्या घनत्व से तात्पर्य होता है व्यक्तियों की संख्या प्रति। जो हम डेंसिटी पॉपुलेशन निकालते हैं वो किस बेसिस पे निकालते हैं, हमारे इंडिया की हम कहते हैं कि भाई पर पर किलोमीटर पे कितने लोग रहते हैं, ऐसे तो बोलते हैं। फुट पे या मीटर में कैसे, इंचीज में हम कैसे मेजर कर सकते हैं, पर किलोमीटर में पब्लिक कितनी रह रही है उस पर मेजर किया जाता है। राइट ऑप्शन क्या होगा, स्क्वायर किलोमीटर। ओके, जनसंख्या घनत्व हमारा वर्ग किलोमीटर के मेजर किया जाता है। 24th, under which of the cost differences international trade would not take place। जब हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो कोस्ट डिफरेंसेस कौन सा इंक्लूड नहीं होता, कौन सा टेक प्लेस नहीं करता, इक्वल, कंपैरेटिव, एब्सोल्यूटली, ऑल ऑफ द अबव। काफ़ी फेमस है ये कंपैरेटिव और एब्सोल्यूट एडवांटेज जो हमारी थ्योरीज हैं। कोऑपरेट कंपैरेटिव किसने दी थी, ये दी थी रिकार्डो ने, और एब्सोल्यूट जो थ्योरी दी थी वो दी थी एडम स्मिथ ने। लेकिन इक्वल बेसिस पे कोई भी ट्रेड नहीं होता। मान लीजिए किसी दो कंट्रीज उनकी कोस्ट इक्वल है तो डेफिनेटली उनके बीच कैसे होगा, ट्रेड होगा ही नहीं। वो अपना मीन्स अपने डोमेस्टिक यूज करेगा और इधर दूसरा जो कंट्री होगा वो अपने डोमेस्टिकली। इंटरनेशनल ट्रेड तो हो ही नहीं सकता है जब इक्वल ही कोस्ट डिफरेंस आ रहा है, तो कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो यस, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए। क्वेश्चन 25, इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेजर पोस्टिंग इज प्रोसेस ऑफ। हम अकाउंटिंग में लेजर पोस्टिंग करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, समराइजिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं। जर्नलाइजेशन के बाद क्या आता है, लेजर आता है। लेजर हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं एंट्रीज का, उनके पर्टिकुलर जो उनका अकाउंट होता है उसके अंदर। राइट, तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी, वर्गीकरण। 26, ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉमनली नोन एज। काफी लड्डू क्वेश्चन है। हम जब एंट्रीज को ट्रांसफर करते हैं जर्नल से लेजर में तो उसको हम क्या कहते हैं, पोस्टिंग कहते हैं। 26, एडवर्टाइजिंग कैन बिकम लाइफ एंड डेथ मैटर अंडर विच मार्केट स्ट्रक्चर। कहता है इनमें से कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एडवर्टाइजिंग मस्ट इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट से ही कंपनी की लाइफ और डेथ मैटर करती है। मान लीजिए हम बात करते हैं मोबाइल कंपनीज की। ओके, मोबाइल कंपनीज किस में आती है, हमारी ओलिगोपोली में स्ट्रक्चर में आती है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में आती है। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई नया ब्रांड आ रहा है, अगर वहाँ की उसकी एडवर्टाइजमेंट ही नहीं की जाए तो क्या होगा, क्या लोग उसके अवेयर होंगे, क्या लोग उसको खरीदेंगे। हो सकता है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो लेकिन जब तक एडवर्टाइजमेंट नहीं होगी वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, मीन्स लोग अवेयर नहीं होंगे, दूसरा प्रोडक्ट खरीद लेंगे। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। ओलिगोपोली में जहाँ पे फ्यू सेलर होते हैं उस केस में ऐसा होता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। जैसे हमारी कार इंडस्ट्री है, मोबाइल इंडस्ट्री है, या फिर हमारी ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, ये मतलब जितनी भी है हमारी बाइक इंडस्ट्री है, साइकिल इंडस्ट्री है, जितनी भी हमारी इंडस्ट्री जो ओलिगोपोली में आती हैं उनमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट लाइफ और डेथ का मैटर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, एज यू कैन सी द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाउचिंग इज। जो हम वाउचिंग करते हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। देखिए, जो वाउचिंग होता है वो हमारी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम वेरीफाई किया जाता है ऑडिटर से। और इसमें क्या होता है, फर्स्ट दे रखा है गेटिंग नॉलेज ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या इससे हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन की सिर्फ नॉलेज चाहिए, या गेटिंग नॉलेज ऑफ नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, हमें नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन उनकी नॉलेज के लिए वाउचिंग करते हैं। देखिए, हमारा ऑब्जेक्टिव इसके पीछे होता क्या है, दैट इज इम्पोर्टेंट, कि वेरीफाई करना ट्रांसफैक्शन को, जो ट्रांजैक्शंस जो हुई है उनको वेरीफाई करना इन इन द फॉर्म ऑफ भाई उनके अंदर कोई एरर तो नहीं है या फ्रॉड तो नहीं हुआ है। तो ये इन दोनों में से ये तो ऑब्जेक्टिव है नहीं, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ अबव। ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी चलिए। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड इज। एक्सेप्शन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड हमारी क्या कहती है, अगर किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर इंक्रीज होती है तो डिमांड क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है।
है ना। और प्राइस अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज हो जाती है। लेकिन एक्सेप्शंस कब आता है, किस केस में आता है, वो किस में आता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में, गिफन पैराडॉक्स में, डिफरेंट यूज ऑफ प्रोडक्ट्स में, या प्राइस सब्स्टिट्यूट गुड्स में। तो देखिए माय डिफरेंस दो थे हमारे, एक तो वेबलन गुड्स और एक गिफन, ये पैराडॉक्स। ये गिफन मिस्टर गिफन ने दिया था, ये इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने दिया था गिफन पैराडॉक्स। इन्होंने कहा था कुछ इंफीरियर गुड्स ऐसी होती हैं अगर उनका प्राइस इंक्रीज हो जाता है तो लोग उनको खरीदते हैं, है ना। ये मतलब हमारे लॉ ऑफ डिमांड के अगेंस्ट होता है, एक्सेप्शन होता है, अपवाद होता है। वेबलन गुड्स और गिफन पैराडॉक्स ये दो तरह की ऐसी मतलब ये दो कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर लॉ ऑफ डिमांड लागू नहीं होता है। गिफन जैसे कि मान लीजिए आप कैसे, जैसे मान लीजिए आप घर में दाल बना सकते हो। इन्फीरियरिटी गुड क्या होती है, जैसे घर में दाल बना के खा लो या फिर आप बाहर जाके दाल मखनी खाओ, तो दोनों यूटिलिटी दोनों की सेम है, वो भी आपका खाना है, दाल है, लेकिन आप बाहर जाकर खा रहे हो, पैसे खर्च कर रहे हो, उसकी कीमत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे खर्च कर रहे हो, है ना। तो वो किसमें इन्फीरियरिटी गुड आती है। लाइक आप घर में आलू बना रहे हो या फिर घर में पनीर बना रहे हो, तो इन्फीरियरिटी गुड है कि जिसकी चीज़ प्राइस ज़्यादा है उसको हम प्रायोरिटी ज़्यादा दे रहे हैं कि भाई हमारे घर में गेस्ट आते हैं या फिर जनरली कोई ओकेजन होता है तो हम पनीर की सब्जी बनाते हैं या फिर बाहर जाके सेलिब्रेट करते हैं, पैसे खर्च कर रहे हैं मतलब, है ना, उसकी कीमत ज़्यादा लेकिन फिर भी पैसे खर्च कर रहे हो, तो वो क्या हमारा आ गया एक्सेप्शंस में। 30. The process that entails a proper and rational distribution of work between the members of the staff of the organization. कहता ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर प्रॉपर रैशनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वर्क का, मेंबर्स का ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्या कहते हैं, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक, इंटरनल इवेल्युएशन या इंटरनल मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये होता है इंटरनल चेक। इंटरनल चेक होता क्या है, ये एक तरह से इंटीग्रल फंक्शन होता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का। मतलब ये किसका फंक्शन है, इंटरनल कंट्रोल का। इसके अंदर अरेंजमेंट की जाती है इस तरह से स्टाफ की ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी कि जो फर्दर जो काम होगा वन बाय वन जो प्रोसीड होता है, तो एक ने जो काम किया और दूसरा उसको चेक करेगा, मतलब वेरीफाई हो जाता है इंटरनली, उनको पता भी नहीं चलता, एक का काम दूसरा वेरीफाई कर लेता है कोई एरर तो नहीं आई है। जैसे बैंक्स में होता है, बैंक्स में भी ऐसे होता है, एक का काम दूसरा ऑटोमेटिकली ये मतलब चेक हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली चेक हो जाती है। इस तरह से ड्यूटीज को असाइन किया जाता है कि एक का काम दूसरे चेक कर लेता है, करेक्ट। तो किस में आता है, इंटरनल चेक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31st. व्हेन द पार्टनरशिप फर्म इज डिसॉल्व्ड द फॉलोइंग अकाउंट इज ओपनड इन द बुक्स ऑफ। जब एक पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो कौन सा अकाउंट हम ओपन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट पार्टनरशिप में होता है जब कोई एंट्री होती है, रिटायरमेंट होता है ना, या डेथ होती है तब होता है रिवैल्यूएशन। P&L अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। माय डिफरेंस, जब पार्टनरशिप डिसॉल्व होती हैं तो केवल रियलाइजेशन अकाउंट ओपन होता है और इसके अलावा जो दूसरे हैं सब क्लोज हो जाते हैं, है ना, क्योंकि हम डिसॉल्व कर रहे हैं, उसको एंड कर रहे हैं। 32nd. टैली शीट्स आर यूज टू डिटरमाइन क्लास लिमिट्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास, नंबर ऑफ क्लासेस या कॉन्टिन्यूस सीरीज। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी, फ्रीक्वेंसी ऑफ ईच क्लास। Let's move to next question, that is 33. पर्सनल सेलिंग इज नॉट टारगेटेड टूवर्ड्स। जो हम पर्सनल सेलिंग करते हैं उसका टारगेट क्या नहीं होता, मास ऑडियंस। देखो जो पर्सनली वन बाय वन हम जाकर डोर टू डोर कर रहे हैं तो उसमें मास ऑडियंस कैसे हो सकती है। तो राइट ऑप्शन ए, पर्सनल कॉन्टैक्ट भी होता है इसमें, टू वे कम्युनिकेशन भी होता है, क्विक भी होता है, लेकिन मास ऑडियंस नहीं होती 33 में, पर्सनल सेलिंग में। 34. अकाउंटिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड। जो हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस है उसमें क्या इंक्लूड नहीं होता है, रिकॉर्डिंग होती है, क्लासिफिकेशन होता है, समराइजिंग भी होती है, लेकिन सिंप्लीफिकेशन नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए जो हमारा क्या करते हैं हम आइडेंटिफाई करते हैं, है ना, आइडेंटिफाई करते हैं, मेजर करते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, उनको क्लासीफाई भी करते हैं, समराइज भी करते हैं, और फिर उनको जो रिपोर्ट्स होती हैं इनको इन्फॉर्मेशन जो अदर पार्टीज होती हैं उनको इन्फॉर्म भी कर देते हैं, लेकिन सिंप्लीफाई इसमें ट्रांजैक्शंस का नहीं होता है। क्वेश्चन 35. द रिलेशनशिप बिटवीन
वैल्यू ऑफ मनी एंड जर्नल प्राइस लेवल इज, जो रिलेशनशिप होता है किसके बीच में, मनी में और जर्नल प्राइस में, वो कैसा होता है, डायरेक्ट होता है, इनवर्स होता है, इनडायरेक्ट होता है या पर्सनल होता है। तो माय डिफरेंस वो कैसा होता है, इनवर्स होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लाइक मान लीजिए आप मार्केट में जाते थे, कल गए, आपको मिला 20 रुपीज़ में 1 kg टोमेटो, ओके। लेकिन आप नेक्स्ट डे जाते हो, आपको वही चीज़ मिलती है 30 रुपीज़ में 1 kg टोमेटो। अब कल गए जब तो 20 रुपए किलो टमाटो लेके आए, आज जा रहे हो तो 30 रुपए किलो लेके आए। तो इसका मतलब क्या, इनवर्स रिलेशनशिप मतलब है कि जो चीज़ आप 20 रुपए में 1 kg खरीद रहे थे, आज उसकी कीमत 30 रुपए हो गई है। तो मतलब वैल्यू किसकी गिर गई है, मतलब टमाटो था उसकी तो इंक्रीज हो गई वैल्यू, और जो मनी की वैल्यू थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई है। किसी और का भी एग्जाम्पल, मोबाइल का ले लीजिए, किसी और की चीज़ का ले लीजिए, मतलब जब एक कीमत की वैल्यू जो पहले मिल रही थी उससे कम या ज़्यादा हो जाती है, तो क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ओके। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, टमाटो का, अनियन का, या किसी भी अदर आर्टिकल का, ओके। एक पेन था जिसकी कीमत पहले 5 रुपए थी, लेकिन एक पेन मिल रहा था, एक पेन, अब उसकी 10 रुपीज़ हो गई है। तो अब वैल्यू किसकी गिरी है, पैसे की गिरी है, पेन की तो इंक्रीज हो गई वैल्यू, है ना। तो ये क्या होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है। क्वेश्चन 36, जस्ट होल्ड ऑन, ओके। Which of the following limits the power of credit creation by commercial bank? कहता है इनमें से कौन लिमिट करता है क्रेडिट क्रिएशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स। जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको, उनकी जो, भाई वो कितना उनकी क्रेडिट पॉलिसी जो होती है उसको लिमिट कौन करता है। फिजिकल पॉलिसी करती है, बैंकिंग लो करते हैं, रेपो रेट करती है, फिर बिजनेस प्रीमिसेस करते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या होगा इसका, सी, रेपो रेट। में से जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनकी क्रेडिट निर्माण शक्ति को कौन लिमिट करता है, रेपो रेट करता है, ओके। क्वेश्चन 37, टोटल ऑफ द टू साइड ऑफ अकाउंट एंड टू फाइंड आउट द डिफरेंस इज कॉल्ड। जब हम, जो दो अकाउंट होते हैं, एक मान लीजिए आपके पास P&L अकाउंट है, ठीक है, इसका जो क्रेडिट और डेबिट है, इनका जो बैलेंस है, उनके डिफरेंस को कैसे करते हैं, उसको, उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, टोटलिंग कहते हैं, ट्रायलिंग कहते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं, एनालाइजिंग कहते हैं। काफी लड्डू क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन, इसको कहते हैं बैलेंसिंग। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। 38, द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट दैट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द P&L अकाउंट इज नोन एज। एक ऐसा कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का जिसके बिहाफ पे हम P&L अकाउंट बनाते हैं, वो क्या होता है, कॉस्ट, रियलाइजेशन, मैचिंग या फिर डिस्क्लोजर। वो होता है हमारा मैचिंग। देखिए P&L अकाउंट में क्या होता है, एक तरफ हमारे क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और एक तरफ हमारा क्या होता है, रेवेन्यू होता है। तो इन दोनों को मैच किया जाता है कि हमारा जो रेवेन्यू हुआ इस साल में, इस पर्टिकुलर ईयर में, लेकिन उस रेवेन्यू को कमाने के लिए हमने कितने एक्सपेंसेस किए, तो उन दोनों को मैच किया जाता है ना। राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। 39, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी। इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है मनी का, मनी के रिगार्डिंग में कौन सा फंक्शन नहीं है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, डेफिनेटली मनी क्या होता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है, भाई पैसा देते हैं, सामान लेकर ले आते हैं हम। स्टोरेज ऑफ वैल्यू, स्टोर करते हैं वैल्यू को। स्टेबलाइजेशन ऑफ प्राइस, क्या एक मनी प्राइस को स्टेबलाइज कर सकती है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब नहीं, नहीं में बताना था हमें। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, हम मेजर कर सकते हैं यूनिट्स में इसको। 1 रुपये, मैंने आपसे बताया जैसे 20 रुपए किलो टमाटर, तो यूनिट मेजर कर सकते हैं। 40, पर्सनल सेलिंग इंक्लूड, पर्सनल सेलिंग में क्या इंक्लूड होता है, ओरल कम्युनिकेशन डेफिनेटली होता है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन डेफिनेटली होता है, कन्वर्जेशन विद द कस्टमर। पर्सनल सेलिंग का मतलब ये होता है डोर टू डोर जाके पर्सनली मिलकर जब आप कोई भी सेलिंग करते हो तो पर्सनल सेलिंग होती है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा, डी। 41, द जर्नल एंट्री इन विच 2 or more अकाउंट आर डेबिट क्रेडिटेड इज नोन एज। काफी लड्डू क्वेश्चन है। एक ऐसी एंट्री जिसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है, वो कैसी एंट्री होती है, डबल एंट्री, मल्टी, एडिशनल एंट्री या कंपाउंड। तो राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, डी, कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट इज 42, मैनेजमेंट इज एन ऑर्गन विच कैन बी डिफाइंड ओनली थ्रू फंक्शंस। हमारा मैनेजमेंट कहता है वो ऑर्गन है जिसको उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जा सकता है। ये किसने कहा, एडम स्मिथ ने, जोस टेरी ने, पीटर एफ ड्रकर ने, या फिर हेनरी फ्यूम ने।
तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा सी, पीटर एफ ड्रकर ने ऐसा बोला था। ये स्टैटिक क्वेश्चन है, लर्निंग बेस्ड है, आपको लर्न करना पड़ेगा, देयर इज नो लॉजिक। रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन इज आ, रिस्ट्रिक्टिंग कंपटीशन क्या होता है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मोनोपोलिस्टिक ट्रेड प्रैक्टिस या रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस। जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन की बात आ गई, प्रतिबंधित की बात आ गई, तो प्रतिबंध किस पे लगाया जाता है? व्यापार पे लगाया जाता है। मतलब ऐसी प्रैक्टिस करना कि ट्रेड की रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, तो वो किस तरह का व्यवहार होता है? वो होता है हमारा रिस्ट्रिक्टिव कॉम्पिटिशन। राइट ऑप्शन इज सी। 44 द सैलरी पे टू क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिट टू। हमने रमेश को सैलरी दी, तो इसमें क्रेडिट कौन होगा? 44 का बताइए। सैलरी क्या होती है हमारी? एक्सपेंस होती है। सैलरी टू, सैलरी डेबिट करेंगे और किसको करेंगे? कैश को क्रेडिट करेंगे, है ना? तो किस में जाएगा? कैश अकाउंट में जाएगा। राइट ऑप्शन क्या होगा? सी। 45 द सिस्टम अप्रोच इज नॉट प्रोपोगेटेड बाय। जो हमारा सिस्टम अप्रोच है वो किसने नहीं दिया, बताना है आपको। 45 का तो माय डिफरेंस WG स्कॉट ने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने भी दिया था, सॉरी पीटर एफ ड्रकर ने नहीं, रॉबर्ट ने दिया था, पीटर एफ ड्रकर ने नहीं दिया, और JD थॉमसन ने भी दिया था। तो इनमें सिस्टम अप्रोच थे, इनमें कौन कौन नहीं था? वो थे पीटर एफ ड्रकर। ओके, पीटर एफ ड्रकर ने ये कॉन्सेप्ट नहीं दिया। और सिस्टम अप्रोच होता क्या है हम ये देख लेते हैं। ये एक तरह से, मतलब इस तरह से असाइन करना एक्टिविटीज को कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन की, जिसके अंदर वो एक्टिविटीज होती है इंटर रिलेटेड होती है, लेकिन इंटर डिपेंडेंट होती है। मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती हैं, बट इंटर रिलेटेड होती हैं। तो वो किस में आता है? सिस्टम अप्रोच में आता है। ये कॉन्सेप्ट पीटर एफ ड्रकर ने नहीं दिया। क्वेश्चन 46 द प्राइमरी फंक्शन ऑफ बुक कीपिंग इज टू। जो हमारा बुक कीपिंग करते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? बुक कीपिंग जो हमारी होती है उसमें हम डेफिनेटली क्या करते हैं? रिकॉर्डिंग करते हैं ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? सी, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा। 47 सेक्शन 236 ऑफ, मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 36 ऑफ कंपनीज एक्ट इज रिलेटेड टू मेमोरेंडम, प्रोस्पेक्टस, आर्टिकल या इनकॉर्पोरेशन। माय डिफरेंस ये है, रिलेटेड है। जो कंपनीज एक्ट 1956 था उससे, प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड है ये। लेकिन अब हम बात करें अगर प्रोस्पेक्टस की 2013 के अकॉर्डिंग, कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, तो ये किस में आता है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में। ओके, थोड़ा इसका ध्यान में रखिएगा, चेंज हो गया है 2013 के अकॉर्डिंग, प्रोस्पेक्टस 270 में आता है। Which of the following averages कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। जो ये हमारे कुछ एवरेजेस दे रखे हैं, एवरेज मेथड है ये, मैं एवरेज निकालने के, कहता है इनमें से किसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते? अर्थमेटिक मीन, क्वार्टाइल, मीडियन या मोड। तो ये तीनों तो किए जा सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिक मीन हम ग्राफिकली नहीं कर सकते। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ए। साउंड पोल्यूशन, यहाँ पे साउंड पोल्यूशन पूछ रहा है। साउंड पोल्यूशन अराइज व्हेन साउंड वेव्स एक्सीड। ध्वनि प्रदूषण, देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जो ध्वनि प्रदूषण कब होता है? जब वो 50 से अबव एक्सीड हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे 40 से 50 दे रखा है, अगर यहाँ से 50 से 60 होता तो हम कह देते कि ये हमारा कौन सी तरंगे हैं? ये हमारी ध्वनि प्रदूषण की है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा यहाँ पे? डी, नन ऑफ दिस। ठीक है, क्योंकि वो किससे एक्सीड होना चाहिए? 50 से, तब वो साउंड पोल्यूशन होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। इनमें से कौन सा मनी मार्केट का पार्ट नहीं? ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट, ऑर्गेनाइज्ड कौन सी होती है? जो एक मीन्स एक सिस्टम के थ्रू होती हैं, जिसमें रूल रेगुलेशन होती है। जैसे हमारे बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स हैं, ये क्या होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड है ना। ऐसा नहीं कि आपके लिए अलग रूल्स हैं, कोई और सेकंड पर्सन कोई आएगा उसके लिए अलग रूल्स होंगे, ऐसा नहीं है। ये सब क्या होते हैं? मनी मार्केट क्या होते हैं? हमारी ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, कोई अथॉरिटी इनके ऊपर होता है, और ये सब एक सिस्टम में होती है। तो सेंट्रल बैंक डेफिनेटली ऑर्गेनाइज्ड है, कमर्शियल बैंक्स भी और रीजनल बैंक्स भी है। लेकिन जो इंडिजिनियस बैंक्स थे वो क्या थे हमारे? इंडिजिनियस बैंक वो थे जो हमारे पुराने टाइम में जो साहूकार होते थे, वो उनको बिना किसी रूल रेगुलेशन पॉलिसीज के किसी को भी पैसे दे देते थे और उनसे बाद में अगुवाई करते थे, मतलब पैसे वापस ले लेते थे। तो वो क्या थे? इंडिजिनियस बैंक्स में। तो वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे। ओके, सी। 51 कैश डिस्काउंट अलाउड टू अ डेटर शुड बी क्रेडिट टू। अगर हम किसी डेटर को
कैश डिस्काउंट देते हैं तो किससे क्रेडिट किया जाता है? कैश डिस्काउंट दिया, डेफिनेटली कंपनी फर्म के लिए तो क्या हो गया, वो एक्सपेंसेस हो गया। तो कैश डिस्काउंट, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड वो भी डेबिट। टू किसको, किससे करेंगे? या तो कस्टमर से करेंगे, कस्टमर का नाम है तो कस्टमर से, या डेटर से, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी, कस्टमर। क्वेश्चन 52, इन द केस ऑफ हायर परचेज एसेट अकाउंट इज डेबिट टू। हायर परचेज में क्या होता है, आप इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करते हो, है ना। तो कह रहा है किसको, जो असेट होती है उसको किससे डेबिट किया जाता है? असेट डेबिटेड विद हायर परचेज प्राइस, कैश प्राइस, कोस्ट प्राइस, या फिर द कोस्ट प्राइस ऑफ सेलर, फिर नन ऑफ दीज। माय डियर फ्रेंड्स, जब पेमेंट हम किस्तों में करते हैं तो, और उसको हम किसी इंटरेस्ट के साथ करते हैं, तो उसमें क्या होता है? कैश प्राइस। कैश प्राइस क्या होता है हमारा? डेबिट। किससे किया जाता है? कैश प्राइस से डेबिट किया जाता है असेट को। 53, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट द मिड पॉइंट ओ ऑन आर स्ट्रेट लाइन मेथड। ये हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे। तो कह रहे जो मिड पॉइंट होता है यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है? जो हमारी इलास्टिसिटी डिमांड होती है वो किसके बराबर होती है? इक्वल होती है 1 के, है ना। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। 54, द इफेक्ट ऑफ सरेंडर ऑफ शेयर्स इज सेम एज ऑफ शेयर्स। अंशों के समर्पण का प्रभाव वही होता है जो होता है अंशों के। किसके? जो हम देखो, निर्गमन से, हरण से, पुनर्निगम से, पता नहीं, इनमें से कोई नहीं। इशू, फोरफीचर, इशू, या फिर नन ऑफ दिस। तो जो हमारा सरेंडर ऑफ शेयर होता है वो ऑलमोस्ट सेम होती है एक्टिविटी किससे? फोरफीचर। फोरफीचर में कंपनी क्या करती है? जो शेयर होल्डर है उनके शेयर को जब्त कर लेती है, लेकिन सरेंडर में क्या होता है? सरेंडर में भी खुद वोलेंटरली जो शेयर होल्डर होता है वो अपने सरेंडर कर देता है शेयर्स को, क्योंकि कंपनी मान लीजिए डूब रही है और कंपनी रिक्वेस्ट करती है भाई अपने सरेंडर को, हम पैसे नहीं दे सकते, अपने सरेंडर कर दीजिए। तो क्या होता है? सरेंडर कर देता है इन्वेस्टर अपने शेयर्स को। तो ये किस में आता है? ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, प्रभाव इनका दोनों का सेम है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है ना। तो ये क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मनी इज नॉर्मल सेंस इंक्लूड्स। जो हमारा अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल अप्रोच होता है मनी का, नॉर्मली किससे रिलेटेड होता है, क्या इंक्लूड करता है? तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए करेंसी को करता है, करेंसी या डिमांड डिपॉजिट को करता है, करेंसी या बैंक डिपॉजिट को करता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? करेंसी एंड डिमांड डिपॉजिट्स। Let's move to next question, that is 56. A new partner brings in cash as his share of goodwill. This amount will be distributed among all partners in. एक पार्टनर आया है न्यू और वो कुछ कैश लेके आया है, किसका? गुडविल का। अब ये अमाउंट है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? ऑल पार्टनर्स में। तो ऑल पार्टनर्स डेफिनेटली मान लीजिए एक पहले जो प्रॉफिट आ रहा था 2 लोगों में बट रहा था, अब तीसरा बंदा आ गया 3 में बटेगा, तो क्या होगा? ये ऑल प्रॉफिट शेयरिंग में इक्वल रेशियो में, रेशियो ऑफ कैपिटल एक सेक्रीफाइस में, तो ऑब्वियस सी बात है वो त्याग करेंगे, है ना। क्योंकि जब जो प्रॉफिट, जो पैसा जो 2 लोगों में बट रहा था, 2 पार्टनर्स में बट रहा था, वो तीसरा या चौथा आ गया तो 4 या 3 लोगों में बटेगा, तो क्या होगा? सेक्रीफाइस, त्याग अनुपात हो जाएगा। 57, जर्नल रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ऑफिस वर्क आर स्पेसिफाइड इन। जो कार्यालय में निष्पादन हेतु सामान्य नियमों एवं विनियमों का उल्लेख किया जाता है, किस में किया जाता है? ये ऑर्गेनाइजेशन के मैनुअल में, ऑफिस मैनुअल में, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में, या फिर मैनेजमेंट गाइडलाइंस में। तो ये जो रूल रेगुलेशन किस में मेंशन होते हैं? ऑफिस के मैनुअल में। ओके, नेक्स्ट इज 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। जो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन होता है उसका एट्रीब्यूट गुण की बात कर रहे हैं, एट्रीब्यूट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनमें से कहता कौन सा नहीं है? फ्लो कौन सा? भाई हमारा प्रोडक्शन किस फ्लो में है? प्रोडक्शन, यस, उसका स्टेट करता है, ये एट्रीब्यूट है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, ये भी एक एट्रीब्यूट है। क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्वांटिटी एक एट्रीब्यूट नहीं है ना। क्वांटिटी एट्रीब्यूट नहीं है, ये तो क्वांटिटी हो गई है, मात्रात्मक हो गया, है ना। स्टेट ऑफ इनपुट,
और जो इनपुट जो हम डाल रहे हैं, रॉ मटेरियल डाल रहे हैं प्रोडक्शन में, उनका स्टेट क्या है, तो ये भी एक गुण होगा। तो लेकिन क्या नहीं है, क्वांटिटी ऑफ इनपुट, दैट इज सी। 59, द रिटर्न ऑफ द गुड्स बाय द कस्टमर इज डेबिटेड टू। जब कोई कस्टमर है सेलर को रिटर्न कर देता है, जो उसने कुछ खरीदा था और उसने वापस कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं, किससे डेबिट करेंगे उसको, सेल रिटर्न अकाउंट से, कस्टमर अकाउंट से, परचेज अकाउंट से, या फिर डी स्टॉक अकाउंट से। तो इसमें क्या होता है, देखिए आप क्या करते हो, सेल रिटर्न करते हो, सेल रिटर्न डेबिट टू डेटर या कस्टमर अकाउंट, है ना, ऐसे तो करते हैं। सेल रिटर्न को डेबिट कर देते हैं, और क्या करते हैं हम, जो डेटर होता है, जो कस्टमर होता है, उसको क्रेडिट कर देते हैं। क्वेश्चन 60, इन केस ऑफ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। जो हमारा इंस्टॉलमेंट मेथड होता है, सिस्टम जिसमें हम इंस्टॉलमेंट में पैसे देते हैं, किस्तों में देते हैं, ओके। तो इसमें कहते हैं टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द सेलर इज क्रेडिटेड टू। जो सेलर जो रिसीव करता है, किसको क्रेडिट करेगा, ब्याज रिसीव करेगा तो किसको क्रेडिट करेगा, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट या सेल अकाउंट। तो राइट ऑप्शन क्या होगा माय डियर फ्रेंड्स, दैट इज अ ए, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट। माय डियर फ्रेंड्स, इससे आगे जो 60 से जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं जितने भी, वो नेक्स्ट पार्ट में लेके आएंगे हम, जो होंगे हमारे 60 to 125, ठीक है। जो बच गए जो हमारे क्वेश्चंस जितने भी 60 to 63 ऐसे कुछ बच गए, 65 रह गए, तो इनको हम नेक्स्ट जो पार्ट लेके आएंगे उसके अंदर करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडे।